हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्य ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके आगामी सीटेट परीक्षा, एमपीटेट, केबीएस, सुपरटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों के फीडबैक को पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलता है, तो फीडबैक अवश्य दिया करें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, साइंस पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। बिल्कुल, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना ये विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया तो ऑप्शन बी एक तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। पॉइंट बी भी करेक्ट पॉइंट है गाइज, ये भी विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बिल्कुल विज्ञान का उद्देश्य ही है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या? अब 3 पॉइंट तो सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है तो नहीं के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, अर्थात विज्ञान शिक्षण या विज्ञान शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चे अवधारणाओं को पढ़ें, पाठ्यपुस्तकीय परिभाषा को रटें, ऐसा नहीं उद्देश्य है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? अर्थात आलोचनात्मक चिंतन को कौन सा पॉइंट है जो बढ़ावा देता है बच्चों के अंदर? फर्स्ट पॉइंट है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। ये कोई आलोचनात्मक पॉइंट नहीं बन रहा है गाइज, ये तो बच्चे पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक में जो लिखा उसी को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कोई आलोचनात्मक चिंतन इस पॉइंट से नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट है बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। सी पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में चर्चा का साझा करने को कहना। तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट पॉइंट हो जाएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जब किसी भी बात को चर्चा करेंगे तो उस चर्चा में जो आलोचनात्मक पॉइंट होगा और जो उसके पक्ष में विपक्ष में बातें चलेंगी, तो यहाँ पर क्योंकि हमें क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो समालोचनात्मक जब बच्चे आपस में समूह चर्चा करेंगे तो उनके समालोचनात्मक आलोचनात्मक चर्चा पर विषय पर चिंतन बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर मंड का रासायनिक परीक्षण ये रेखांकित था गाइज, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? सृजन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना और बोध करना। तो यहाँ पर इसका प्रदर्शन करने का क्या मतलब है गाइज? मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे को बोध करा के, अर्थात उस चीज का ज्ञान प्रदान करके बच्चे को हम ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास कर रहे हैं। तो किस प्रकार से कर रहे हैं? बोध के द्वारा बच्चे के अंदर बोध करा रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? ऑप्शन विज्ञान क्लब की स्थापना, सेकंड क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, थर्ड विज्ञान का कोना और फोर्थ है कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है गाइस क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि है ऐसी गतिविधि है जो विज्ञान बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? तो सक्रिय अधिगम को कौन बढ़ावा नहीं दे रहा है? कक्षा में व्याख्यान सुनना, व्याख्यान सुनने से कोई सक्रिय अधिगम नहीं होगा, जबकि यहाँ पर विज्ञान क्लब की स्थापना, अगर विज्ञान क्लब की स्थापना किया जाएगा तो उस क्लब में बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होगा, उनका अधिगम बढ़ेगा, सक्रिय अधिगम होगा। क्षेत्र भ्रमण में अगर बच्चे को हम ले जाते हैं, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करने का मतलब है कि जब आयोजन करेंगे तो लेकर जाएंगे, तो वहां पर भी बच्चे के अंदर सक्रियता बढ़ेगी। विज्ञान का कोना, विज्ञान की प्रयोगशाला, पाठशाला जो होती है, तो वहां पर भी बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। जबकि कक्षा में व्याख्यान सुनना, व्याख्यान बच्चा रटकर सुना देगा, तो ये इससे कोई सक्रिय अधिगम नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में
कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र के द्वारा, वर्णन अभिलेख के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा या शतरंज उपलब्धि परीक्षण के द्वारा? तो क्योंकि गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ये 4 पॉइंट हैं, इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसके द्वारा हम बच्चे के अंदर क्या कमी है इसका पता कर सकते हैं? तो यहाँ पर अवधारणा मानचित्र, बच्चे के अंदर किस प्रकार की अवधारणा बन रही है। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तो उस पर बच्चा किस प्रकार से अपनी प्रत्युत्तर दे रहा है, प्रक्रिया व्यक्त कर रहा है, तो इससे एक अवधारणा बनता है बच्चे के मस्तिष्क में। तो इससे हमें पता चल सकता है बच्चा कितना सीख रहा है और इसमें क्या कमी है। तो बिल्कुल पॉइंट ही सही है। वर्णन अभिलेख, बच्चा वर्णन कर रहा है, वर्णन करने पर उस पता चल जाएगा कि वर्णन अभिलेख में कि बच्चा ने क्या वर्णन करके उसको लिखित रूप से तैयार किया है। अगर बच्चा ने सही समझा होगा तो सही लिखकर दिखाएगा। तो इसके द्वारा भी हम बच्चे के अंदर क्या कमी है इसका पता कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में बच्चे का लेखा जोखा होता है, तो बिल्कुल यहां से भी हो जाएगा। जबकि शतरंज उपलब्धि परीक्षण से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शतरंज उपलब्धि परीक्षण में हमें क्या मतलब है कि बच्चे की क्या कमी है, क्या ज्यादा है। हमें तो उस समय नंबर देखना है कि बच्चे ने क्या कितना अंक प्राप्त किया है, बस इससे। और शतरंज परीक्षा से क्या मतलब है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए बी सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्णन अभिलेख। तो यहाँ पर क्योंकि अवलोकन पर आधारित कौन सा साधन है जो अवलोकन, मौखिक परीक्षण बिल्कुल आप बोलकर करेंगे, लेकिन आप हो सकता है कुछ पढ़ के आए होंगे तभी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखित परीक्षण लिखकर करेंगे, कागज पेंसिल परीक्षण ये भी लिखकर करेंगे। जबकि वर्णन अभिलेख क्या होता है गाइज, ये एक प्रकार से जैसे आपसे कोई पॉइंट बता दिया गया है, उस पर आप लिखेंगे और उसका वर्णन करेंगे। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, अवलोकन आधारित होता है। वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होता है? अवलोकन पर। जैसे आप आ रहे हैं रास्ते में आपको कोई घटना दिखाई दिया, तो उसका जब आप आकर कहीं पर उसको बताएंगे तो वो वर्णन अभिलेख होगा। तो यहां पर ये अवलोकन पर आधारित होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। ये पश्मीना शाल जो होता है वो बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊंट की ऊन कोट बनाने में उपयोग होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर गाइस हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। बिल्कुल पॉइंट ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद में अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा केवल ये 2 पॉइंट सही है, क्योंकि ऊंट की ऊन कोट बनाने में उपयोग किया जाता है यहाँ पर बताया गया है। जबकि ऊंट की ऊन का प्रयोग अधिकतर फरयुक्त कोट एवं वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, किंतु कहीं कहीं इसे कारपेट भी बनाया जाता है। तो कारपेट भी बनाया जाता है, तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट को कहा गया, तो ये नहीं होगा। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है, जब पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है तो फिर हम खरगोश से कैसे प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट पॉइंट ए और बी हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा, सर्प है, केचुआ है, घोंघा है, अंकुश कृमि है, छोटे छोटे जीव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? सर्प। क्योंकि सर्प वो जंतु है जिसकी मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है लंबी होती है और इसमें बहुत सी मांसपेशियां होती हैं। इसके शरीर में अनेक वलय होते हैं जिनसे ये स्वयं को आगे धकेलता है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट सर्प के लिए मैच करता है। ओके गाइस, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं और सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियां की भित्तियां मोटी होती है, धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यह बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को केवल, यहाँ पर इस ऑक्सीजन समृद्ध इसका मतलब समझ रहे गाइस, ये क्योंकि जो भी धमनियां हैं शरीर में वो सभी ऑक्सीजन से युक्त रक्त को प्रवाहित करती हैं। तो ये पॉइंट गलत हो रहा है, क्योंकि
धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन कुछ में जो वापस आते हैं फिल्टर करने के लिए तो वो उसमें तो ऑक्सीजन होता नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इनकरेक्ट इसीलिए क्योंकि सभी धमनियाँ यहाँ पर सभी और ऑक्सीजन युक्त, तो इसीलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो रहा है क्योंकि सभी धमनियों में से एकमात्र फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से दाएं भाग या दाएं निलय की तरफ ले जाते हैं, फेफड़े की ओर ले जाती हैं, जहां रक्त को शुद्ध किया जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब फुफ्फुस केवल ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और यहाँ पर सभी का बात कह रहा है, तो इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। ओके गाइज, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? एसिटिक अम्ल, दही, मतलब हमें यहाँ पर मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किससे मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो गाइज यहाँ पर एस्टिक अम्ल किसमें मिलता है? एस्टिक अम्ल सिरका में मिलता है। किसमें? सिरका में, अर्थात ए का 4 हमारे केवल सी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। ये ए, बी और डी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए, केवल सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो अब देख लेते हैं एस्टिक अम्ल किसमें? सिरका में। उसके बाद में लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ओके गाइज, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें? नींबू में पाया जाता है। तो बस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड हाँ, और डी का थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके गाइज, वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।